चलो जी बेटा, लास्ट क्लास में जब अपन ने पढ़ा था तो अपन ने क्या सीख लिया था बेटा? अपन ने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस सीख लिया था क्या होता है। उसके बाद में अपन ने सीख लिया था कि हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है और हीट कैपेसिटी क्या होता है। अब अपन सीखेंगे बेटा मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो जैसे अपन ने सीखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है कि बेटा सर कि एक मोल को किसको बेटा, सॉरी स्पेसिफिक 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या कहलाती है? स्पेसिफिक। m ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए बेटा? c, जिसे हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फॉर 1 मोल सब्सटेंस नॉन एज ए मोलर हीट कैपेसिटी। क्या सबको समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत इसमें? इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? जूल पर केल्विन पर मोल या जूल पर डिग्री पर मोल। बोलो कोई दिक्कत है? मोलर हीट कैपेसिटी वैसे बहुत सारे टाइप की होती है। बहुत सारे क्या होते हैं? टाइप। मोलर हीट कैपेसिटी कई टाइप होते हैं। हम दो तो टाइप पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें कहा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसे क्या बोलते हैं? सीवी। एट कांस्टेंट प्रेशर उसे क्या बोलते हैं? सीपी। क्लियर है? तो अगर अपन को बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम वी और मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर है पी। बोलो कोई दिक्कत है? तो अपन इसे कैसे लिखते हैं बेटा? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीवी प्लस आर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? चलो जी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये याद रखना बेटा सबको, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है? आर। ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, मोलर हीट कैपेसिटी का ही टाइप है और पर मोल के लिए डिफाइन होती है। तो सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीवी प्लस ए आर। अब देखो बड़ा ध्यान से कि सीवी और सीपी की कुछ वैल्यू हमें याद रखनी है। ये वैल्यूज तभी यूज करनी है जब एग्जामिनर ना दे। अगर एग्जामिनर दे तो वही वैल्यू यूज करनी है जो एग्जामिनर दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमेशा 3/2 आर, हमेशा 3/2 आर आ रही बात में। और डाई एटॉमिक मोनो एटॉमिक के लिए सीवी 3/2 आर। तो सीपी तो हमें पता ही है, सीपी क्या होता है? सीवी प्लस ए आर। तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा? 5/2 आर। लीनियर गैस के लिए बात करें तो लीनियर गैस के लिए कितना होता है बेटा? सीवी कितना होता है? 5/2 आर। तो सीपी अपने आप ही कितना हो जाएगा? 7/2 आर। और नॉन लीनियर गैस के लिए 3 आर और 4 आर। तो देखो इसका सीवी सीपी, इसका सीपी, इसका क्या है? सीवी। बोलो फिर ये अलग है। अब मोनो एटॉमिक का मतलब जो एक एटम से बनी हुई गैस है, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सब एक एटम से बनी हुई गैस है। इसी तरह से बात करें अगर आपके पास लीनियर, तो लीनियर में मैंने ये नहीं कहा डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक, मैंने कहा लीनियर स्ट्रक्चर लीनियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? H2 की स्ट्रक्चर सारे डाई एटॉमिक लीनियर होते हैं। H2, N2, O2, F2 ये सब लीनियर स्ट्रक्चर है। CO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालो कैसा आएगा? लीनियर। I3 माइनस कैसे आएगा? लीनियर। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा आएगा? लीनियर। तो जो जो लीनियर आएंगे उन सब के लिए CV कितना रहेगा? 5/2 आर। CP कितना रहेगा? 7/2 आर। अब जो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में जैसे SO2, H2O, अमोनिया, CH4, इनकी स्ट्रक्चर क्या है? नॉन लीनियर। इनके लिए कितना? 3 आर और 4 आर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर है नहीं है। आगे बात समझ में? एग्जैक्ट मोनो एटॉमिक गैस ये है। तो मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम से बनी हुई। ये क्या है? पॉली एटॉमिक में लीनियर और नॉन लीनियर। क्या सबको सीवीसीपी याद रह जाएगा? बोलो भाई। चलो जी, ये याद रहना भी चाहिए बेटा ना। अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। किसकी बात करते हैं? किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है कि कोई जैसे आपके पास जैसे कमरा है तो इस कमरे की टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? अगर मान लो जैसे पानी, ये बोतल दे भाई, ये बोतल है, ये मेरा सिस्टम है, मान लिया इसमें गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? अब मान लो ये बोतल मूव कर रही है। बोतल क्या कर रही है? तो बोतल मेरा सिस्टम है, तो क्या सिस्टम के पास मूवमेंट है? तो सिस्टम की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर इस पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा हुआ है तो इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? सिस्टम के पास। तो किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होती है? सिस्टम के अंदर जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी, उसकी, जिसको हम यू से लिखते हैं, प्लस सिस्टम आपका मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी। सिस्टम पूरा ही मूव कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा हुआ है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आई बेटा? लेकिन हम जब केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स 12 लेवल पे, तो हम मानते हैं कि सिस्टम कोई मूव नहीं कर रहा। सिस्टम मूव नहीं कर रहा मतलब बोतल कहीं चल नहीं रही, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो सिस्टम की। पूरा सिस्टम कहीं नहीं जा रहा। साथ में पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? जीरो। तो बात समझ में आई बेटा? इसलिए हम टोटल एनर्जी को ही क्या बोल देते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो पहली बात तो ये अप्रोक्सीमेशन ही है कि टोटल एनर्जी इंटरनल नहीं होती, बट हमने मान रखी है। और बोलो नेक्स्ट में बात करें तो अब हमें ये तो हो गया कि टोटल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है?
देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू से लिखते हैं, ये होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लस केमिकल एनर्जी ऑफ ए गैस प्लस न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ गैस। मतलब अब अपना जो कंटेनर है उसके अंदर तो गैस तो होगी कि नहीं होगी। भाई हमने ये मान लिया कि कंटेनर कहीं मूव नहीं करता, कंटेनर कहीं मूव नहीं करता, आ रही बात समझ। तो कंटेनर कहीं पर भी मूव नहीं करता, तो कंटेनर के अंदर क्या भरी हुई है बेटा, गैस। क्या भरी हुई है, आ रही बात समझ। और अगर कंटेनर के अंदर गैस भरी है, वो तो काम आ रही है कि नहीं आ रही अपने, बोलो। तो कंटेनर के अंदर क्या भरी हुई है, गैस। और वो गैस तो मूव करेगी बेटा अंदर अंदर। अब तो इंटरनल एनर्जी में तो उस गैस की काइनेटिक एनर्जी उस गैस की। अब हमें पता है गैस के पास केमिकल बॉन्ड भी तो होंगे, केमिकल बॉन्ड में भी एनर्जी होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी ऑफ ए गैस। गैस के मॉलिक्यूल के पास न्यूक्लियस भी होंगे, और न्यूक्लियस होंगे तो उसमें क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ गैस। ये हुई इंटरनल एनर्जी। ये क्या हुई, अगर मैं कहूं किसी स्टेप वन पे इंटरनल एनर्जी U1 क्या होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी 1, गैस की केमिकल एनर्जी 1 प्लस गैस की न्यूक्लियर एनर्जी 1। मैं उसे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे ले गया, जहां उसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2, केमिकल एनर्जी कितनी होगी 2, न्यूक्लियर एनर्जी कितनी होगी 2। तो मुझे बताओ चेंज क्या हो गया, चेंज इन डेल्टा यू। तो आप क्या कहोगे, चेंज इन डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन केमिकल एनर्जी प्लस चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जी। क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा, ये टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। अब हम देखो ध्यान से, ये चीज काम आएगी बेटा, फिजिक्स में तो ये कुछ होता नहीं है। व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एज वेल न्यूक्लियर रिएक्शन, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना तो क्या हो रही है, ना क्या हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हेन देयर इज नो केमिकल रिएक्शन एज वेल न्यूक्लियर रिएक्शन, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ना ही। जैसे अगर मान लो सोचो मैं गैस को एक्सपेंड किया, गैस को कंप्रेस करूं, गैस को एक्सपेंड करूं, तो गैस के फैलने कंप्रेस होने से गैस के केमिकल बॉन्ड थोड़ी टूटेंगे, नहीं। अरे बोलो, गैस तो वैसे ही रहनी है। गैस को एक्सपेंड और कंप्रेस करने से केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, और वो भी आइडियल गैस के लिए तो बिल्कुल नहीं टूटते। आइडियल गैस के तो केमिकल बॉन्ड टूटते ही। हम तो आइडियल गैस के लिए पढ़ते हैं, आइडियल गैस को आप कंप्रेस कर दो, एक्सपेंड कर दो, कंप्रेस कर दो, एक्सपेंड कर दो, कोई केमिकल बॉन्ड टूटा ही। और न्यूक्लियस तो हम तोड़ेंगे ही नहीं, न्यूक्लियस तो हम तोड़ेंगे ही। तो ना आपने न्यूक्लियस बॉन्ड तोड़ा, ना केमिकल बॉन्ड तोड़ा, बस गैस को आपने एक्सपेंड कंप्रेस किया। क्या किया बेटा, तो क्या ये वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। केमिकल एनर्जी में तो चेंज हुआ है, चेंज इन केमिकल एनर्जी क्या आएगी, जीरो। चेंज इन न्यूक्लियर एनर्जी क्या आएगी, जीरो। तो हम क्या पढ़ते हैं कि जो एनर्जी में चेंज है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के कारण चेंज है। किसके कारण चेंज है, और काइनेटिक एनर्जी का नेट चेंज आता है, उसे याद रखेंगे एनसीवीडीटी। क्या आता है, ये बात सबको समझ में आई। आगे से ध्यान रखना, अगर कोई गैस एक्सपेंड या कंप्रेस करती है लेकिन उसमें कोई केमिकल चेंज है ना हो, कोई न्यूक्लियर चेंज है ना हो, तो ये फॉर्मूला एनसीवीडीटी। अब तुम फिजिक्स में सिर्फ यही पढ़ते हो, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं केमिकल बॉन्ड और न्यूक्लियर बॉन्ड को तोड़ना है। वो तो सिर्फ एक्सपेंड और क्या करते हैं, कंप्रेस। तो क्वेश्चन को पढ़ना, एक गैस एक्सपेंड फ्रॉम फ्रॉम यहाँ तक, तो आपने देखा अच्छा एक्सपेंड हुई है, एक्सपेंड में कोई केमिकल बॉन्ड टूटा ही, केमिकल बॉन्ड टूटा नहीं, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। क्या बात समझ में आई बेटा, अरे हाँ या ना बोलो बेटा। तो अपन ये याद करने के लिए लिख भी सकते हैं, ये सिचुएशन तभी वैलिड है जब गैस की कोई केमिकल रिएक्शन है ना करे, सिर्फ गैस एक्सपेंशन और कंप्रेशन करे, जैसे काम करे। गैस एक्सपेंड हो गई, गैस कंप्रेस हो गई, आगे बात में। अब हमने कहा सेकंड गेट है, इफ देयर इज नो न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो डेल्टा यू तो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन वाला फैक्टर रहेगा। तो अब जो डेल्टा यू आएगा वो इन दोनों का क्या आएगा, सम। तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है क्या, नहीं। ये तो सिर्फ तब था जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। अब तो इन दोनों का सम है। ऐसी सिचुएशन में आगे मास्टर जी बताएंगे क्या करना है, आगे बताएंगे, आगे जब सिचुएशन आएगी तब देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है। हमारी बात समझ। अभी तक तो हमने एक सिचुएशन सीखी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए एनसीवीडीटी, एनसीवी। बाकी सिचुएशन में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, बस इतना सीख लिया। आगे के आगे देखेंगे, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा, व्हेन ए गैस ओनली एक्सपेंड और कंप्रेस, तो आपके पास दो सिचुएशन है। केस फर्स्ट है कि सीवी कांस्टेंट हो, सीवी क्या हो, तो आपको पता है डी यू इक्वल टू क्या होता है, एनसीवीडीटी। मैंने U1 से U2 तक लिमिट ली, T1 से T2 तक लिमिट ली, तो डी यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, डेल्टा यू। तो ये तो डेल्टा यू आ गया। इधर बेटा देखो एनसीवी तो क्या आ गया, कॉमन क्या आ गया, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। और T1 से T2 लिमिट है तो एनसीवी T2 माइनस T1। तो क्या ये डेल्टा यू इक्वल टू एनसीवी T2 माइनस T1 का फॉर्मूला समझ में आया बेटा। ये कब वैलिड है, जब सीवी कांस्टेंट हो और मोस्टली कुछ ना दिया जाए तो सीवी क्या होता है, अगर एग्जामिनर नीचता पे आ गया, क्या आ गया, और सीवी क्या हो, वेरिएबल हो, क्या हो बेटा, लेट सीवी इक्वल टू ए प्लस बी टी। जैसे मैंने लिख दिया सीवी क्या है बेटा, ए प्लस ए,
एग्जामिनर नीचे वो कुछ भी दे सकता है। मैंने तो CV इक्वल टू ए प्लस बी टी बोला है, वो कुछ भी बोल सकता है। मैं एक आपको ऐसे देगा कि CV ए प्लस बी टी का फंक्शन है, CV ए प्लस बी टी स्क्वायर का फंक्शन है, CV ए टी प्लस बी अपॉन टी का फंक्शन है, कुछ भी दे सकता है। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया CV ए प्लस बी टी, तो डरना नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, डी यू इक्वल टू एन CV डी टी। CV की जगह क्या लिख दो, ए प्लस ए बी टी। अब इंटीग्रेशन कर दो, एन तो कॉमन आ जाएगा, ए का इंटीग्रेशन क्या होगा टी, बी टी का क्या होगा बी टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट क्या लगा दोगे T1 से। ये बात सबको समझ आई बेटा? कुछ और फंक्शन दिया होता तो और कर लेते। तो ये फॉर्मूला तो वेरिएबल है, याद करने वाली चीज है। जो CV का हमें फंक्शन देगा उसको रख के क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट क्या कर लेंगे। ये बात सबको समझ में आई बेटा? पक्का? CV वही यूज करना है जो एग्जामिनर दे। अगर कुछ नहीं दिया है तो जो सर जी ने बताया है वही यूज करनी है। अरे बोलो, वही यूज कब करनी है बेटा, मेरी वाली वैल्यू कब यूज करनी है CV की, जब एग्जामिनर ना दे, वरना वही यूज करनी है जो एग्जामिनर दे। अब हमें पढ़ना है बेटा वर्क, क्या पढ़ना है, और हम क्या करेंगे बेटा, आवर फोकस ओनली ऑन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हमारा फोकस किसमें बेटा, प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। हमारा फोकस सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे, बाकी वर्क पे हमारा कोई फोकस है कि कोई सिस्टम में प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे होता है, बस इतना सा देखना है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब क्या है, जैसे मैं तुम्हें कहूँ बेटा कि मेरे पास एक कंटेनर, मेरे पास क्या है कि कंटेनर, इस कंटेनर में एक पिस्टन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, पिस्टन। इस कंटेनर में क्या लगी हुई है बेटा, एक पिस्टन। मैंने कहा इस कंटेनर की हाइट है, कंटेनर की हाइट कितनी है, इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। क्रॉस सेक्शन एरिया सब समझते हो ना बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए। बोलो कोई दिक्कत है? इस कंटेनर में ऊपर से फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है? अब मैंने पिस्टन को फोर्स के अगेंस्ट ऊपर उठाया, फोर्स के क्या गया बेटा, अगेंस्ट ऊपर उठाया, और कितना ऊपर उठाया, dx लेंथ ऊपर उठाया, कितना उठाया, dx। अब पिस्टन कहाँ पहुंच गई बेटा, dx हाइट ऊपर कर दिया, dx हाइट क्या कर दिया। तो आपको पता है कि आप वर्क डन आप क्या पढ़ते हो कि सर हम वर्क डन पढ़ते हैं dw इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ये पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? क्यों? क्योंकि सर हमने एफ के अगेंस्ट dx वही आप वर्क क्या पढ़ते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ दिया, एफ डॉट ए dx। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया बेटा, dw को अपना डेल डब्ल्यू, इसको w लिख दिया। अब मुझे पता है एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट ए। अगर मैं इस एफ को ए से डिवाइड कर दूं और ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या इस फॉर्मूले में मैंने एफ से क्या कर दिया, डिवाइड, और एफ से ए सॉरी ए से क्या कर दिया, डिवाइड, और ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अपन ने क्या किया, इस फॉर्मूले को ए से डिवाइड कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कोई दिक्कत है? और मुझे पता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। मैंने इसे प्रेशर लिख दिया, इसे क्या लिख दिया। अब मुझे इस ए डॉट डी एक्स इस टर्म को डिफाइन करना है। मुझे बताओ कंटेनर का इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ए, हाइट कितनी है, एच, तो इनिशियल वॉल्यूम कितनी आ गई, ए एच। लोग कोई दिक्कत है? मुझे इसकी फाइनल वॉल्यूम निकालनी है, क्या निकालनी है, फाइनल वॉल्यूम कैसे निकालूंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया तो वही है, लेकिन अब लेंथ कितनी होगी, एच प्लस ए डी एक्स, ए एच प्लस ए डी एक्स। तो मुझे बताओ चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा बेटा, अरे बोलो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कितना है, ए एच प्लस डी एक्स, इनिशियल कितना है, ए एच। अब इसे ओपन करो बेटा, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए एच प्लस ए डी एक्स माइनस ए एच, तो ए एच से एच कट गया, ए डी एक्स आया। तो मतलब ए इंटू डी एक्स क्या होता है, डीवी होता है। हमने यहाँ से देख लिया ए इंटू डी एक्स क्या होता है बेटा, डीवी। तो क्या मैं फॉर्मूले में ए इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, डीवी। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए डीवी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? क्या इस वर्क के फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? ये फॉर्मूला, ये इतना ही फॉर्मूला था बेटा अपना, आगे बात में। अब मैंने जबरदस्ती क्या किया, यहाँ एक माइनस का साइन लगा दिया बाहर। फॉर्मूले के डेरिवेशन में कहीं माइनस है नहीं था, जहां तक फिजिक्स में और अपना सेम है फॉर्मूला। अपन ने क्या किया, एक जबरदस्ती एक माइनस लगा दिया, क्यों लगाया, ताकि आगे अपना काम ही बन जाए, ताकि आगे अपनी कहानी बन जाए। तो सबको समझ में आया बेटा? तो वर्क का एक ही फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए डीवी। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं होता, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए। ये बात सबको समझ में आई बेटा? अब वर्क निकालना है हमें।
सबसे पहले हमें पढ़ना है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। बताओ आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डीवी जीरो। और आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस, याद करते जाओ, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए डीवी। यही मेन फॉर्मूला है। जैसे डीवी की वैल्यू जीरो रखूंगा वर्क कितना आ जाएगा? ये बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट में फ्री एक्सपेंशन। क्या है बेटा? फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कोई पिस्टन उठ रही है लेकिन ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है। जैसे वैक्यूम में अगर कोई मूव करता है तो उस पर कोई प्रेशर है नहीं लगता। अगर उस पर कोई प्रेशर नहीं लगता इसका मतलब पी एक्सटर्नल कितना है? जीरो। तो फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो और पी एक्सटर्नल जीरो, तो वर्क तो अपने आप ही क्या होगा? क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट वन है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है बेटा? कल ही पढ़ाई थी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल खासियत होती है, क्या होता है कि जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल प्रेशर वो क्या होता है? कांस्टेंट। आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखे कि पिस्टन एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो क्या होता है? इरिवर्सिबल में। तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी है? पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होना चाहिए इरिवर्सिबल में। और हमारा वर्क का फॉर्मूला W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए डीवी। अब आप सबको पता है बेटा जी पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है बेटा? कांस्टेंट। और अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट तो फॉर्मूले से क्या ले लेंगे? बाहर। इंटीग्रेशन में बाहर ले लेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? डेल्टा वी। और अगर लिमिट V1 से V2 हो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ये बात सबको समझ में आई बेटा? ये आज से हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला हो गया। बहुत काम आता है अपने W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। क्या है तो किसी को दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट देखो बेटा, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल क्या होता है बेटा? पहले तो हमारा वर्क का मेन फॉर्मूला तो ये W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डॉट ए टीवी। अब बेटा कल पढ़ाया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल हमेशा पी इंटरनल के बराबर होता है। और पी इंटरनल किसका प्रेशर होता है? गैस का प्रेशर। तो पी एक्सटर्नल किसके बराबर है? पी गैस के। और किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर क्या होता है? एनआरटी अपॉन ए वी। तो क्या मैं पी एक्सटर्नल की जगह एनआरटी अपॉन वी रख सकता हूँ? अरे बोलो। तो अपने वर्क के फॉर्मूले में क्या रख दिया? एनआरटी अपॉन वी। अब मैं जो कंडीशन पढ़ रहा हूँ आइसोथर्मल पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ? वरना इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। टी वी दो वेरिएबल का तो मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने लिखा टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? और जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट एनआरटी को कहाँ ले लिया? बाहर। क्या ले लिया? अब आपके पास क्या बचा? वन अपॉन वी डीवी। अब खुद बताओ बेटा, वन अपॉन वी डीवी का क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन क्या होता है? एल एन वी। तो अपन ने वन अपॉन डीवी का क्या लिख लिया? एल एन वी। और लिमिट क्या ले ली? V1 से V2। तो W इक्वल टू क्या आ गया? माइनस एन आर टी एल एन V2 अपॉन ए V1। बोलो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? माइनस एन आर टी एल एन की वैल्यू कितनी होती है? 2.303। माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। तो हमारे पास देखो बेटा जी दो वर्क के फॉर्मूले आ गए। एक आ गया माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 इरिवर्सिबल के लिए। और रिवर्सिबल के लिए माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1। इसमें किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट देखो बेटा, आपको पता है प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल कैसी है? आइसोथर्मल की है। आइसोथर्मल के लिए मैंने आपको एक बार बताया था पीवी क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू कांस्टेंट, P2 V2 इक्वल टू, इसका मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और आपको पता अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले से निकालूं तो P1 अपॉन P2 किसके बराबर आएगा बेटा? V2 अपॉन V1 के। तो क्या मैं इस फॉर्मूले में V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी लिख सकता हूँ? अगर प्रेशर दिया हो तो। अगर क्या दिया हो? प्रेशर। तो कहानी समझ में आई बेटा? क्या करना है? कहानी बहुत सिंपल सी है। हमें क्या निकालना है? वर्क डन। क्या निकालना है? वर्क डन। क्या सबको क्लियर होगा बेटा? कोई दिक्कत? वर्क डन के कितने फॉर्मूले की सर? तीन फॉर्म। पहला तो आइसोकोरिक के लिए तो जीरो है। आइसोकोरिक के लिए क्या है? जीरो। दूसरा क्या है बेटा अपने पास में? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के लिए क्या है? जीरो है। फिर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस ए V1। उसके बाद में रिवर्सिबल के आइसोथर्मल के लिए क्या है? माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 अपॉन ए V1। और प्रेशर में P1 अपॉन ए P2। बस ये तीन वर्ग के दो ही तो फॉर्मूले वैसे दो। अरे बोलो। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क डन। फाइंड आउट है व्हेन ए गैस एक्सपेंड, व्हेन ए गैस है from 5 decimeter cube to 10 decimeter cube against a constant external pressure 2 atm, against a constant external pressure 2 atm। इससे पहले दो चीज याद रखना, मैं बताना भूल गया। एक तो याद रखना कि 1 लीटर एटीएम एक में 101.3 जूल होता है। कितना होता है?
1 लीटर एटीएम, लीटर एटीएम प्रेशर एनर्जी की यूनिट होती है, और इसमें 101.3 जूल होते हैं, 1.13 और 1 कैलोरी में कितना होता है 4.2 जूल। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन है, लीटर एटीएम कौन है, तो याद रह जाएगा 1 लीटर एटीएम में 101.3 जूल और 1 कैलोरी में 4.2 जूल। अब देखो बेटा आपको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। देखो बेटा आप ध्यान रखना, आपको मैंने बहुत बार समझाया, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, 1 लीटर। 1 मीटर क्यूब 1 लीटर नहीं होता है, 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 10 की पावर 3 लीटर। 1 लीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब कितना हो गया, ये बात समझ। लेकिन ये तो डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है, लीटर। तो क्वेश्चन को पढ़ो, फाइंड आउट वर्क डन व्हेन ए गैस एक्सपेंड फ्रॉम 5 डेसीमीटर क्यूब टू 10 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अप टू एटीएम। जैसी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर किसकी खासियत है, इरिवर्सिबल की। इरिवर्सिबल की वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। तो आपको पी एक्सटर्नल कितना दिया है 2, V2 कितना दिया है 10, V1 कितना दिया है 5। सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा -10 लीटर एटीएम, -10 है। ये बात सबको समझ में आई बेटा। अब ये जो आंसर आया बेटा, ये किस में आया बेटा, आपका लीटर एटीएम में। किस में आया, हमें किस में चाहिए बेटा, जूल में। किस में चाहिए, तो लीटर एटीएम की जगह क्या लिख दो बेटा, लीटर इंटू एटीएम है। लीटर एटीएम की जगह क्या लिख दो, 101.3 जूल, 1.13। बोलो, इसको अपन क्या कर देंगे, सोल्व आउट। क्या कर देंगे, जैसे हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1013 जूल। इसको एग्जामिनर 1.013 किलो जूल भी लिख सकता है। ये बात सबको समझ में आई बेटा, पक्का। नेक्स्ट देखो बेटा, हाँ ये ध्यान रखना बेटा कि प्रेशर हमेशा किस में लेना है बेटा, एटीएम में। प्रेशर किस में लेना है, एटीएम में। और वॉल्यूम किस में लेनी है, लीटर में। तो अगर प्रेशर एटीएम में लोगे, वॉल्यूम लीटर में लोगे, तो आंसर किस में आएगा, एटीएम लीटर में। किस में आएगा। लेकिन अगर प्रेशर पास्कल में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिए, तो आंसर सीधा क्या आएगा, जूल। क्या आएगा, जूल। आ रही बात में, प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम लीटर में लोगे तो आंसर किस में आएगा, लीटर एटीएम में। किस में आएगा बेटा, लीटर एटीएम में। प्रेशर पास्कल में लोगे, प्रेशर किस में लोगे, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में लोगे, तो आंसर सीधा जूल में आएगा। कन्वर्ट करने की जरूरत है, अरे बोलो कोई दिक्कत, पक्का। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा ध्यान से, सॉल्यूशन तुम खुद से ही कर लोगे, मैं इसे मिटा देता हूँ। करो करो, तुम क्वेश्चन को सोल्व करो, रफ कॉपी निकालो। करो फटाफट करो। तो भाई आप सबने सोल्व किया, इसमें ए गैस कंपेयर अगेंस्ट से 1520 टोर प्रेशर फ्रॉम 2000 ml टू 500 ml, फाइंड आउट वर्क डन। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सेल प्रेशर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सिंपल सी कहानी, आपको पता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, सर वर्क डन W इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस ए वी1। पी एक्सटर्नल, अब देखो हमें सब एटीएम लीटर में चाहिए, पास्कल में चाहिए, तो ये एटीएम में करना आसान है। तो अपने को पता है 1520 टोर है, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में सिखाया भी था। इसको किससे डिवाइड कर दो, 720 से। अब ये एटीएम में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीएम में। V2, अब वॉल्यूम किस में चाहिए बेटा अपने को, वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। पर 767 नॉट 720, क्लियर है। अब हमें पता है वॉल्यूम 2000 टू 500 है, तो फाइनल वॉल्यूम कितनी है, 0.5 लीटर। 0.5 है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 2 लीटर। कितनी है बेटा,
तो अपने पास क्या आएगा, माइनस ये तो हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा -1.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 लीटर एटीएम, 3 और लीटर एटीएम मुझे क्या लिख देंगे 101.3 जूल। तो बोलो कोई दिक्कत है, आंसर आ जाएगा, तो दिक्कत। अगला क्वेश्चन करो। ऑप्शन आता है ना बेटा अपने पास। अच्छा बावड़ा है। अगला क्वेश्चन करो बेटा। तो फटाफट करो। जो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड आउट वर्क डन इफ 3 मोल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सल प्रेशर ऑफ फ्रॉम 10 एटीएम टू 2 एटीएम। तो हमें अब की बात टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, टेम्परेचर कितना दिया है बेटा, ठीक है। इनिशियल प्रेशर P1 कितना दिया हुआ है 10 एटीएम, फाइनल प्रेशर P2 कितना दिया हुआ है, और कुछ दिया ही नहीं है। और हमसे क्या पूछा है वर्क डन, और क्या मोल भी दिएंगे, मोल कितने दिए हुए हैं 3 मोल, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है वर्क डन, क्या पूछा गया है, हम जो वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं उसमें हमारे पास है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो पी एक्सटर्नल भी नहीं पता, ना V2 पता, ना V1 पता, क्योंकि है तो इरिवर्सिबल। लेकिन मैंने तुम्हें कल सिखाया था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो फाइनल प्रेशर होता है वही पी एक्सटर्नल होता है। तो पी एक्सटर्नल का तो काम हो गया। अब चाहिए V2 V1। तो V2 V1 नहीं पता तो क्या हुआ, हमें पता आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू एनआरटी। तो V इक्वल टू क्या होता है एनआरटी अपॉन T। तो मैं क्या लिख सकता हूँ V1 इक्वल टू एनआर, देखो टेम्परेचर सेम है 300 केल्विन दिया, ऐसे लिखा ना 300 केल्विन मतलब एक ही टेम्परेचर है। दो टेम्परेचर तो मैं टेम्परेचर भी अलग लेता, टेम्परेचर सेम है तो मैं क्या लिखूंगा एनआरटी अपॉन P1। V2 इक्वल टू क्या लिखूंगा एनआरटी अपॉन, ये बात सबको समझ में आई बेटा। तो आपका W इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल की जगह कितना लिख दूंगा P2 कितना है 2, V2 की जगह क्या लिखूंगा बेटा एनआरटी, प्रेशर कितना दिया है 2, माइनस एनआरटी अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना दिया है 10। ये बात समझ में आई बेटा। V2 की जगह क्या लिख दिया एनआरटी P2, V1 की जगह एनआरटी P1 और P2 P1 की वैल्यू रख दी। अब मैंने एनआरटी बार माइनस का साइन है, तो मैंने एनआरटी तो कॉमन ले लिया, एनआरटी तो क्या ले लिया कॉमन, और दो को अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया, दो से दो कट गया तो 1 माइनस 1/5। फिर बोलो W इक्वल टू क्या आएगा बेटा माइनस एनआरटी, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/5। ये बात सबको समझ में आई बेटा। अब मुझे बताओ कि वर्क, आपको वर्क निकालना है तो मोल कितना दिया हुआ है 3, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 इंटू 4/5। अब आपको आर लेना है, क्या लेना है आर कितना ले 1/12 लेना चाहिए कि 25/3 लेना चाहिए। देखो 1/12 में तब लेता जब प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम लीटर में हो। तो क्या प्रेशर एटीएम वॉल्यूम लीटर में थी, लेकिन याद करो इस प्रेशर से तो प्रेशर की यूनिट कट गई, जब ये दो ये भी तो एटीएम में था, ये भी एटीएम ये भी एटीएम, तो एटीएम एटीएम तो कट गई। अब आप आपकी मर्जी है कुछ भी लो, अगर आप 1/12 लेते हो आर क्या लेते हो, तो आंसर किस में आएगा लीटर एटीएम में। फिर लीटर एटीएम की जगह कितना रखना 101.3, फिर वो किस में कन्वर्ट होगा जूल में, किस में कन्वर्ट होगा, तो जब जूल में कन्वर्ट करना है तो सीधा 25/3 ले लो ना। बच्चों ने कर रखा है ऐसा, बच्चे क्या कर लेते हैं आर का 1/12 ले लेते हैं, लीटर एटीएम आ जाता है, फिर लीटर एटीएम की जगह क्या लिख देते हैं 101.3। आप सीधा 25/3 ले लो जब जूल चाहिए, और अगर कैलोरी में चाहिए तो सीधा कितना ले लो 2, सीधा जूल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा। ये बात सबको समझ में आई बेटा, आसान है। फिर बोल ऐसे किया था, फिर लीटर एटीएम में आया होगा, क्योंकि बेटा कल मैंने इरिवर्सिबल प्रोसेस में पढ़ाया था कि जो पी एक्सटर्नल होता है वही क्या होता है फाइनल प्रेशर होता है, जो पी एक्सटर्नल होता है ना। अगला क्वेश्चन करो बेटा, प्राप्त करो।
क्या आएगा बेटा आपके पास में, फाइंड आउट वर्क डन व्हेन ए 2 मोल गैस। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या लिखोगे, एन कितना दिया है 2 मोल, कितना दिया है गैस कंप्रेस फ्रॉम 6 एटीएम। तो P1 कितना दिया है 6 एटीएम। P2 कितना दिया है, जब कंप्रेस करते समय बाद में गैस का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सेल प्रेशर टेम्परेचर 27 डिग्री मतलब कितना हो गया 300 केल्विन। तो आपको पता है अपना W इक्वल टू क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस है V1। और बोलो, और हमें पता है अगर पी एक्सटर्नल नहीं दिया है तो फाइनल प्रेशर ही क्या होता है पी एक्सटर्नल, क्या होता है, तो पी एक्सटर्नल तो कितना हो जाएगा -12। V2 की जगह अपन सीधा क्या लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन P2। P2 कितना दिया है 12 माइनस एनआरटी अपॉन P1। P1 कितना दिया है 6। एनआरटी को तो अपन ने कॉमन ले लिया और 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से 12 कटाइए 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो आंसर अंदर कितना आएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। एनआरटी एन की वैल्यू कितनी दी है बेटा 2, आर की वैल्यू 25/3, टेम्परेचर कितना ले लिया 300, तो सीधा क्या आ गया जूल में। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। अब आपने एक चीज देखी, एक्सपेंशन वर्क नेगेटिव आ रहे, कंप्रेशन वर्क कैसे आ रहे हैं पॉजिटिव। करते जाओ, फिजिक्स में उल्टे आते हैं, फिजिक्स में क्या आते हैं उल्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा फटाफट। ओके, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट वर्क डन इफ ए गैस एक्सपेंड अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्शन प्रेशर फ्रॉम 2 एटीएम। तो फ्रॉम 2 एटीएम मतलब P1 कितना दिया है 2, V1 कितना दिया है 4, 2, V2 कितना दिया है बेटा आपको 10 लीटर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो P2 अपने को पता नहीं है वैसे बेटा, ठीक है, वैसे अपने को P2 पता नहीं है, P2 पता, लेकिन टेम्परेचर कितना दिया है। अब अपने को पता है कि अपने वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो तो क्या है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो अपने पास V2 भी है V1 भी है लेकिन P एक्सटर्नल नहीं है। अब बच्चा क्या करता है इसे P एक्सटर्नल मान देता है, अरे तो P1 है। अपने इसे बात हुई थी बेटा कि जो P2 होता है ना वो P एक्सटर्नल होता है, P2 होता है वो क्या होता है इरिवर्सिबल में, P1 तो P एक्सटर्नल नहीं होता ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा P2, कैसे निकालना पड़ेगा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो P1 V1 इक्वल टू P1 कितना है बेटा 2, V1 कितना है 4, P2 पता नहीं, V2 कितना है 10। तो P2 अपने आप ही कितना आ गया 0.8, कितना आ गया। तो अपन P2 की जगह क्या लिख देंगे वर्क डन माइनस P2 जगह कितना लिखेंगे 0.8, V2 की जगह 10, V1 की जगह 2। तो W इक्वल टू माइनस 0.8 इंटू 8 कितना है -6.4 लीटर एटीएम, क्या आएगा आपकी बार तो लीटर एटीएम है क्या 4, अच्छा V1 4 है क्या, सॉरी ये 4 है तो फिर ये कितना होगा 6, ये 6 होगा तो ये कितना हो जाएगा 4.8। आगे बात समझ में। अब नेगेटिव है कैसा है बेटा, आगे के अपन वर्क डन के कुछ क्वेश्चन है कल करेंगे फिर, कोई दिक्कत, चलो जी।